बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि आज भी क्लासा साहब हमें वीडियो लिंक के थ्रू बरतानिया से ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर आज़म नाअहली केस की समाअत बिलाखिर शुरू हो गई, मगर इस पिटारी में से आखिर निकले क्या ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या बात फिर अदालतों तक जा पहुंचेगी? और NA 125 के हवाले से नादरा ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। क्या ये रिपोर्ट नून लीग के लिए दीवार को आखिरी धक्का साबित होगी? प्रोग्राम के आगाज पर तो इस पर बात करेंगे। जब अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे सिंध की सियासत की और सिंध के उस अनोखे पैकेज से मुतालिक जिसमें एक लाश के बदले मिलेंगे 25,000। AD ख्वाजा का कहना है कि लाइसेंस याफ्ता जो असलहा है वो घर में सजाने के लिए नहीं है। उनकी इस स्टेटमेंट का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टेटमेंट के आखिर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। चौधरी साहब और एतजाज हसन के दरमियान जो एक जुबानी दंगल जारी है उसमें कुछ मजीद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया, वो भी कूद पड़े। क्या ये लड़ाई अब विफाक और सूबे से निकलकर सियासतदानों के दरमियान जा पहुंची है? जब अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब बात करेंगे तो बात करेंगे उस कार्टून की जो बड़ा पसंदीदा है बच्चों का, डोरेमोन। PTI की जानिब से इस कार्टून सीरीज पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया गया है। सोशल मीडिया हो, अवाम हो, इसमें एक तहलका मच चुका है। इस कार्टून से आखिर PTI को क्या खतरा है और कदगनों की जद में क्या बच्चे भी आ जाएंगे? जब अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ FBR से मुतालिक बात करेंगे कि बाबुओं ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का जो सिलसिला है उसको जारी रखा है। शिकायत तो FBR के हवाले से बढ़ रही हैं, मगर इसके साथ साथ FBR में जो काम कर रहे हैं उन बाबुओं की तनख्वाहें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। आखिर हुकूमत इन बाबुओं पर इतनी मेहरबान क्यों है? आमिर मतीन साहब, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात करेंगे। बिलाखिर समाअत शुरू हो चुकी है, समझते ही मामला यहीं पर खत्म होगा या अदालतों की जानिब जाना पड़ेगा? यार इसका तो देखेंगे कि क्या होगा, मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की सियासत एक जो है ना नए मोड़ पे या एवर इंटरेस्टिंग तो रहती है, एक नए मोड़ में दाखिल हो गई है और उसमें अब मैच है दोनों तरफ की नर्व्स का। और नून लीग वाले ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है ना वो इसको ज़रा स्लो डाउन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो तासुर दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वो बस इलेक्शन कमीशन बैठेगा और इलेक्शन ये प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि ये करप्शन साबित करनी होगी, फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन आया खुद समाअत करता है या इसको अदालत की तरफ धकेल देता है, और अगर करप्शन साबित करनी होगी तो इलेक्शन कमीशन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेगा? कोई कमीशन अलहदा बनाएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर को लगाएगा, कैसे ये सारे मामलात होंगे, किस तरह वो होगा? तो वो साथ में ये पंजाब का पीपल्स पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये लाहौर तख्त लाहौर का प्राइम मिनिस्टर है, तो इतना आसान नहीं है। तो है नून लीग का वर्जन, ज़ाहिर है PTI का और थोड़ा सा पीपल्स पार्टी, वैसे रेफरेंस ये पीपल्स पार्टी का और बड़ा इतना मोटा चाड़ा बहुत ज़्यादा उसमें लंबा चौड़ा मवाद है, मगर कई दफ़ा ये मवाद प्रूव करना उतना ही लंबा काम भी हो जाता है और आगे ही 3.5 साल गुजर गए हैं। और इस इलेक्शन कमीशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 4 PTI के कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, तो अभी तक तो सियालकोट का 3.5 साल में नहीं हो सकता, तो प्राइम मिनिस्टर फारिग करने के लिए 1.5 साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा शायद। मगर PTI ज़ाहिर है उन्होंने एक टेम्पो थोड़ा सा बना दिया है। अब इसके साथ जो है डिपेंड करता है कि आइंदा उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इसके साथ वो जो धरना कितना शुरू करते हैं, कैसे उसमें प्रोसीड करनी है। और मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो PTI के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए है वो ये है कि PTI कई दफ़ा पहले भी लोग कहते हैं कि जनाब धरने प्री मैच्योर थे, तो अभी ये एक टेम्पो इतना हाइट पे ले जा के अगर ये गिर गया तो शायद हो सकता है कि दोबारा इस गुब्बारे में इलेक्शन के करीब जो है ना हवा ना भरी जा सके। सो उनको देखना होगा कि उनको ये आजकल में हफ्तों में ख़त्म करना है कि लॉन्ग टर्म इसको इलेक्शन की तरफ खींच के टेम्पो को रखना है। सो ये टाइमिंग के भी फैसले हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि नून लीग वाले जीतते हैं या PTI वाले जीतते हैं। इट्स एन ओपन रेस। सही क्लासा साहब, सूरत हाल कुछ ज्यादा दिलचस्प है। जिस तरह से आमिर साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की है और उनके रेफरेंस की बारहा तारीफ आप खुद प्रोग्राम में बैठ के कर चुके हैं। लतीफ खोसा साहब को हम अपने वीडियो लिंक पर साथ ले चुके हैं, मगर कुछ सवालात आपने उनसे किए थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए थे। मैं आज वही सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। अयान अली के हवाले से भी तो सवाल उठेंगे ना, तो फिर वजीर आजम को कैसे ये इल्जाम साबित कर पाएंगे? दो चीजें बड़ी अहम है इस जो आमिर ने बातें की हैं। मैंने पहले आमिर की बात से मैं ये पिक करता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ
एक तो आमिर ने कहा है कि ये इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। मेरा ख्याल है आमिर मतीन ये 25 से 30 साल इनको भी इस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो गए। इस मुल्क में आप चीजें आप साबित भी कर दें फिर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मैं आपको इसमें कई सारी इसमें चीजें बता भी सकता हूं। इन्होंने स्विस केस था आसिफ अली जरदारी पे $60 मिलियन का केस, उस पर साबित हो गया, 1% भी हम वापस नहीं ला सके स्विट्जरलैंड से। और जरदारी साहब वो 6 अरब रुपया खा पी गए हैं। आजकल सुना है वो बेनजीर भुट्टो साहब का नेकलेस जो है वो नेकलेस के लिए उन्हें दरखास्त दी है कि जनाब ये भी मुझे वापस करें, मेरी मरहुमा उनका बीवी का था। सो यहाँ चीजें प्रूव भी कर दें, कुछ नहीं हो सकता। ये नवाज शरीफ साहब उन पे अच्छा था गलत था, मिलिट्री दौर था, जैसी अदालतें थी वहां पे उन पे प्रूव हो गया था। सिंध हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी थी कि उन्होंने 13 हाईजैकिंग केस का जो उन पे बना था, उम्र कैद हुई थी, उन पे और भी केसेस थे, साबित हो गए थे। और नवाज शरीफ साहब भी उसके बाद जाके वो जद्दा बैठ गए थे। लिहाजा मैं सिंपल ये 2 वाकयात मैंने आपको इसलिए बताए हैं, और भी बहुत सारे मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान में चीजें प्रूव भी हो जाएं, साबित भी हो जाएं, सजाएं भी हो जाएं, इसके बावजूद भी बड़े लोग बड़े आराम से अपने आप को बचा लेते होते। लिहाजा आमिर की ये बात ठीक है कि यहाँ ख्वाजा साद रफीक का केस अभी 3 साल हो गए, वो नहीं यहाँ पे ये मुकम्मल हो सका, अभी भी उसकी रिपोर्ट आ रही है, तो आज डेट हो रही है, तो आज हेयरिंग हो रही है, तो आज कंफर्मेशन हो रही है। मेरे दोस्त डॉक्टर शरफ का न्याजी जो थे, उन्होंने 2008 के इलेक्शन के बाद उन्होंने वहां पे पटिशन डाली थी, वो कब्र में जा सोए हैं, फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कल परसों फैसला कर देगा, ये हरगिज़ नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रेसिडेंट इससे पहले इनको तय करनी चाहिए थी। और दूसरी बात आमिर, मुझे आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, मैं उस पर अभी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, आपसे करेक्शन चाहता हूं कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने जो हाउसिंग फाउंडेशन के एमडी थे उनको उन्होंने बरतरफ किया है। जहां तक मेरी इतलात है, आप भी मेरा ख्याल उन इतलात से एग्री करेंगे, अगर ना करें तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, माफी मांग लेंगे, कि वो जो साहब थे एमडी थे वो तो इनके जस्टिस से ये सरदार रजा जो हैं इनके दामाद हैं। आप पहले तो मुझे कंफर्म करें ना, मैं उसके बाद फिर आगे इस पे कमेंट करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो दामाद हैं उनको 3-4 दिन पहले जो है उनको डिसमिस किया गया है बड़े सीरियस एलिगेशंस पे, और नवाज शरीफ साहब ने ही उनको डिसमिस किया है। तो ये मेरी बात ठीक है मेरी कि वो जस्टिस सरदार रजा के उनके दामाद हैं वो? साहब मैं भी श्योर नहीं हूँ इस पे, आपकी शायद मेमोरी मेरे से इस मामले में बेहतर है। बहरहाल ये चीजें सामने आई हैं, रिपोर्ट भी हुई हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमें वो बकायदा उस पर करेक्ट किया जा सकता है, हम माजरत भी कर लेंगे, माफी भी मांग लें, हमें ये मांग लेंगे। लेकिन इतलात यही कहा जा रहा था कि इनके करीबी अजीज हैं। अब जो आज उन्होंने जस्टिस सरदार रजा साहब ने जो बात की है, मेरे लिए वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि जनाब के जब खोसा साहब ने उनको कहा कि यूसुफ गिलानी साहब को भी तो अदालतों ने डिसमिस कर दिया था, वजीर आजम थे, तो उस पर फरमाया जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं कि वो तो उनको तो तौहीन अदालत पे उन्होंने किया था। तो उस पर खोसा साहब ने बड़ी अच्छी बात की जिसका कोई जवाब नहीं आया कि जनाब करप्शन ज्यादा खौफनाक चीज है या तौहीन अदालत खौफनाक चीज है। सो इससे आपको जरा माइंड का पता चलता है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं या उनकी जो टीम बैठी हुई है, उनके नजदीक करप्शन करना वजीर आजम पाकिस्तान करे वो शायद इतना सीरियस क्राइम नहीं है जितना तौहीन अदालत एक बड़ा क्राइम है, जिस पे गिलानी साहब को डिसमिस किया गया था। सो मेरा ख्याल है कुछ इंडिकेशन तो आपको मिल गए होंगे। बाकी आमिर आप लगे रहे, नैब है, FIA, अदालतें, पार्लियामेंट, मियाँ साहब पे हजारों दफा केसेस बने हैं, नैब में भी बने हैं, उन्होंने डील्स भी की हैं, उसके बाद बहर भी चले गए हैं, वापस भी आ गए, इस मुल्क के तीसरी दफा वजीर आजम भी बन गए हैं, उनको मौका मिला तो इंशाल्लाह चौथी दफा भी बनेंगे। बाकी ये चांद मारी चट है कि करप्शन पाकिस्तान में कोई इशू नहीं रह गया। हमारे यहाँ ना करप्शन की बुनियाद पर वोट डाला जाता है ना मोरालिटी की बुनियाद पे। इसलिए बस ठीक है, एक उसके दिल पिशोरी के लिए ठीक है, आप और मैं बातें करते रहते हैं, कुछ और लोग हैं वो भी करते रहते हैं। अदरवाइज पाकिस्तानी अदालतों के लिए, नैब के लिए, पार्लियामेंट के लिए, FIA के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए ये करप्शन कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं नहीं समझता ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है जिस पे सारे कंसर्न हैं। इस पे आप ठीक कह रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जी आमिर साहब, वो इसका माजी भी देखते हुए क्लास साहब इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं कि एक हमारे यहाँ एक तफरीक तो हमेशा से रही है सिंध पंजाब की। याद रहे कि अदालतों ने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही प्राइम मिनिस्टर को बहाल किया था और वो नवाज शरीफ साहब थे।
गो के काकड़ साहब फिर उनको ले बैठे थे फाइनली, मगर ये भी एक राय है। यहाँ पे इशू ये है कि कुछ तो प्रेसिडेंट मसाले मौजूद है, जैसे ये काकड़ साहब को ब्लेम ना डालें, मैंने बड़ी इस पे स्टोरीज की हुई है, मैंने किताब लिखी हुई है। ये तजवीज अपने पाँव में कुल्हाड़ा जो है नवाज शरीफ साहब ने खुद मारा था, ये उनकी तरफ से प्रपोजल आई थी। ये जनरल वहीद काकड़ ने नहीं कहा था कि आप चले जाएं, उन्होंने कहा जनाब ठीक है मैं इस्तीफा देता हूं, आप इन साहब को कहें, साह खां को ये भी इस्तीफा दें। ये 2-4 सोर्सेस से बात पक्की है। सो नवाज शरीफ साहब ने खुद ये उन्हें तजवीज दी थी कि मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ। आप सही कह रहे हैं। वो हम भी वो उन कुर्सियों के नीचे ही बैठे होते थे जब ये उस ज़माने में गुलाम इसाक खां साहब और ये चीज़ें लिखवाई जाती थी। तो आप सही कह रहे हैं, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं आपको कर रहा, पर कह ही रहा हूँ कि जिस तरह कैप्टन सफदर का केस है वो बड़ा क्लियर एंड शर्ट केस है कि वो उसके 2-3 और आगे एमएनए हैं उसी केस तरह का केस में फारिग किए जा चुके हैं। सो वो बड़ा क्लियर है। ये इसकी पहले मिसाल नहीं है कि अदालत कमीशन से कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्शन के चार्जेस के ऊपर करप्शन अभी प्रूव करनी हो तो वो वाला करना हो। तो ये भी तो पहला मरला तो ये आ रहा है जिसमें वो डिसाइड करेंगे शायद, जो लग रहा है कि इसकी समाअत भी इलेक्शन कमीशन को करनी है कि नहीं करनी है, कि उनको इसको रेफर कर देना है अदालतों में कि ये अदालतों से हो। ठीक है, तो ये अभी मामला मेरा ख्याल अभी हाल तलब है, अभी देखना होगा। बिल्कुल आमिर साहब, इस पे भी बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेंगे। वज़ीर आज़म नाहिली केस की इब्तिदा तो हो चुकी है, अब देखना ये कि इसकी इंतहा क्या होगी। और जिस तरह से क्लासा साहब ने बात की है कि यहाँ पे प्रूव हो भी जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। NA 125 की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, अगर ये प्रूव हो जाता है क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपके जानिब आऊंगी, सिंध के अनोखे पैकेज की जानिब तो हम बढ़ेंगे, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अहम मामला है वो ये कि विफाक और सूबे के दरमियान जो एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है, क्या समझते हैं कि मामला कितनी आगे बढ़ सकता है? ये क्या एक रोज़ का एक मजाक ही बन गया है। वफाक और सूबे के दरमियान एक शटलकॉक मैच सही हो गया है कि जनाब वो अपने कानून गिनवा रहे हैं, वो अपने आइन को कोट कर रहे हैं। बहस ये हो रही है कि जनाब आर्टिकल 47, 147, 245 ये सारी शिक्कें बहस हो रही हैं, जो कि वफाक और सूबे के आइन के अंदर इख्तियारात के हवाले से दोनों एक बहस कानूनी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मेरी नाकिस राय में, दोनों तरफ जो है कवानीन की जो है ना दलाइल मौजूद हैं। सूबा भी बहुत ज़्यादा उसके पास भी एक इख्तियारात हैं कि वो कंडीशंस लगा सकता है, या वो जो आइन में 247 में शायद ये क्लियरली है कि कंडीशनल और अनकंडीशनल वो हेल्प मांगता है रेंजर्स की। उस तरह ही अगर वो लगाना चाहें वफाक वाले, तो जिस तरह क्लास साहब का तजवीज़ हमेशा रहती है कि गवर्नर रूल लगाना चाहें तो उसके भी तमाम जो गुंजाइश वहाँ पर मौजूद है। बहस मेरा ख्याल है यहाँ पे कानूनी नहीं है, यहाँ पे सियासी है कि पीपल्स पार्टी ने एक वैक्यूम क्रिएट किया और हालात वहाँ पे ये तासुर बना। तासुर क्या बना, रोज़ के लोगों को भूल गया है कि 2013-14 में 70, 80, 60 रोज़ की टारगेट किलिंग्स हो गई थी, जो कि अब ज़ाहिर है कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो ये अगर संभाल सकते कराची या सिंध या आसिफजारी साहब बाहर जाके भागे ना होते और इन पे ये इल्ज़ामात ना होते करप्शन के और ये कमज़ोर ना होते तो ये ना होता। ठीक है, इनका ये आर्गूमेंट है कि जी दूसरे सूबों में भी बड़े हालात ख़राब हैं। भाई साहब, दूसरे सूबों में भी एपेक्स कमेटियाँ हैं, मगर वो इस तरीके से जो ऊँट को कंबल में खेमे में इस तरीके से घुसने नहीं दे रहे, और घुसना आसान भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटेंशन के इशू पर अगर उन्होंने स्टांस लिया हुआ तो लिया हुआ है, तो आपने क्यों अलाउ किया कि कंबल के अंदर जो है खेमे के अंदर जो मुहावरा है कि ऊँट अब आ गया तो आप भुगते। ये पेशावर में भी मुमकिन नहीं है, ये कोयटा में भी मुमकिन नहीं है, ये लाहौर में भी मुमकिन नहीं है, ये कराची में ही मुमकिन था, क्योंकि कराची की पीपल्स पार्टी की नालायकियाँ और इनकी करप्शन और इनकी बुज़दिली है कि जाके दुबई में भागे हुए हैं। यहाँ फिर साथ में आर्गूमेंट्स बड़े लीगल दे रहे हैं। लीगल नहीं भाई साहब, पॉलिटिकल बात करें यहाँ पे, या इखलाकी बात करें। जी क्लासा साहब, अभी जो मेरी एक आपके साथ इतला शेयर करूं, मुझे किसी सोर्स ने बताया है, पीपल्स पार्टी के हथकंडे देखे ना कि कैसे कहां से ये आसमान से नीचे जमीन पे आ गिरे हैं बेचारे। एक तजवीज ये भी जेरे गौर है आपके साथ थोड़ी सी, जो मुझे पता चला है
कि डॉक्टर आसिम हुसैन को भी सेनेटर बनाए जाने का इम्कान है। जेल से बैठ के उन्हें भी सेनेटर बनाया जाएगा कि इनको, ये जो हमारे दोस्त हैं सईद गनी साहब, कि इनसे इस्तीफा दिलवा कर, मेरा ख्याल इस्तीफा दिलवाया जाएगा इनसे। तो हम तो ये समझ रहे थे कि शायद कैम अली शाह को लाया जाएगा, लेकिन कैम अली शाह की बजाय ये सोचा जा रहा है कि डॉक्टर आसिम को सेनेटर बनाया जाए। आप जरा इनके तरीके वारदात देखें कि जिस पे इतने सीरियस और संगीन इल्जामात हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हो गए, उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया वीडियो का, उनको अब ये सोचा जा रहा है कि इनको यहाँ पे सेनेटर बना दें। सेनेटर बनने से पीपल्स पार्टी ज्यादा मजलूमियत सेल कर सकेगी। देखें जी जनाब, हमारे सेनेटर को जेल में बिठाया हुआ है, फिर चेयरमैन सेनेट क्योंकि उनके अपने हैं, जो भी इजलास होंगे सेनेट के, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर एक जारी होगा, उनको जेल से लाया जाएगा, इज्जत के साथ वो आएंगे, हफ्ता 2 हफ्ते वो यहाँ पे रहेंगे, इस्लामाबाद का सेशन अटेंड करेंगे, उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, खुली हवा में फिरेंगे। ये बकायदा प्लान एक तैयार किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा यही काम जो है जरदारी साहब के साथ भी हुआ था, जब वो जाम सादे की कैद में थे, तो वो भी उनको भी सेनेटर बनवा दिया गया था, और वो भी फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद आना जाना, सहाफियों से मिलना, अपनी मजलूमियत का रोना, हाथ में हथकड़ी पकड़ना और उसमें गले में काला रेख लगा लेना, झोंक कर चलना, वो सारी हमने अदाकारियां देखी हुई हैं। अब यही काम वो उनको डॉक्टर आसिम को इसी पैटर्न पर ला रहे हैं। बल्कि मैं एक स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग में पढ़ रहा था, आज अखबार में ये रिपोर्ट हुई थी, उसमें नाराज है पार्लियामेंटेरियंस के जनाब के इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट की वीडियो कैसे रिलीज हुई है। उनमें से कोई इस चीज पे नाराज नहीं है कि जो उसने इंकशाफात की हैं डॉक्टर आसिम हुसैन ने, उनकी संगीनी पे किसी को एतराज नहीं है। ये सारे के सारे माफिया टाइप गैंग्स जैसे मिल जाते हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कमेटी इस बात पे डिस्टर्ब थी कौमी असेंबली की कि वीडियो कैसे लीक हुई है, बनाई किसने है, जो उसने इंकशाफात किए हैं, जो उसने बातें की हैं, उन पे इनको ट्रबल नहीं है। डॉक्टर आसिम ने बाकी छोड़ दें इस मुल्क में उसने क्या किया या नहीं किया, मैंने तो बहुत सारे उन पर स्कैंडल्स में फाइल किए हुए, कोई मुझे हमदर्दी नहीं रहेगी उस बंदे के साथ जो सबसे ज्यादा बड़ी तबाही की है डॉक्टर आसिम ने, और कभी उसके लिए उसको माफ नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने बोगस मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस इतने मशरूम खोले और मेडिकल एजुकेशन को तबाह करके रख दिया कि अमेरिकन ने वार्न किया है पाकिस्तान को अपना मेडिकल का स्टैंडर्ड इंप्रूव करें। ये पहली दफा उनको वार्निंग आई है कि आपके जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो आके अमेरिकन में वो रेजिडेंसी ले सकें। सो लिहाजा जो इन्होंने तबाही इन्होंने फैलाई है, एक डॉक्टर को उठा के पेट्रोलियम का मिनिस्टर लगा दिया, वो गैस लाने की कोशिश कर रहा है, फिर पीएमडीसी उनके हवाले कर दिया गया। अपनी एक सिस्टर है इनकी डॉक्टर आसिम की, उनको उन्होंने उस कमेटी में डाल दिया था जो जाके वेरीफाई करती थी इनको मेडिकल कॉलेजेस को। अच्छा, फिर सीएनजी के इन्होंने अंधाधुंध यहाँ पे लाइसेंस जारी किए। अब वो मुअज़्ज़िज़ हो गए हैं, डॉक्टर आसिम जो है बिल्कुल बेचारे हो गए हैं, उनको मीडिया के साथ मीडिया की भी हमदर्दी मिल गई है, या मेरे जैसे तबलची भी अब उनके साथ हो गए, उनके हक में कॉलम भी लिखे जाएंगे, स्टोरीज भी हो रही हैं, उनको बेचारा साबित किया जा रहा है, बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर तरीन तंज किए जा रहे हैं। हजूर डरे उस दिन से जिस दिन डॉक्टर आसिम के अप्रूव किए हुए मेडिकल कॉलेज के जब किसी डॉक्टर से आप में से किसी को इलाज कराना पड़े। अल्लाह बचाए आपको उस दिन से। सही बिल्कुल तबाही फैलाई हुई। और क्लासा साहब ने, आमिर साहब जो बात की है कि इन्होंने अपने वक्त में अंधाधुंध लाइसेंस भी जारी किए, एडी ख्वाजा की स्टेटमेंट की जानिब में जाऊंगी। उनकी ये स्टेटमेंट कि शहरी असलहा जो है उनके पास लाइसेंस याफ्ता, उसका इस्तेमाल करें, अपना दिफा करें। समझते हैं कि क्या सिर्फ डाकू इसकी जद में आएंगे या जाती दुश्मनी की बिना पर भी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे? मेरा ख्याल ये आज मीडिया पे काफ़ी चल रहा था ये इशू। तो अगर उनकी आप टेक्निकली देखें तो स्टेटमेंट ये वाला कि जी उन्होंने किसी को इनाम दिया है कि जनाब आपने जो है लाइसेंस्ड असला करने पे जो है शाबाश दी है, और ये कहा है कि जनाब ये दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहें तो उसमें कुछ कह सकते हैं आप एक जाविये से कि इसमें कोई टेक्निकली गलत बात नहीं है। और बात यह है यहाँ पे कराची का, सिंध का और पूरे पाकिस्तान का ये एक तनाजुर है कि यहाँ पे अब ये हालात हो गए हैं कि ये बागवान पारा में ये बच्चों के अगवा के लिए लोगों ने ऑलरेडी लोगों का सब्र जो है वो बिल्कुल पैमाना उसका लबरेज हो चुका हुआ है।
लोग आगे ही चाहते हैं कि वो कानून अपने हाथ में लें और मॉब्स हर 2 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं और बगैर किसी को मुल्जिम को ये जांचते हुए, मॉब की कोई अकल नहीं हो सकती, मॉब के पास वो सोच नहीं होती है कि, और ये सियालकोट का वो वाकया याद है आपको कि लोगों ने लिंच करके बच्चे जो है मार दिए थे। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ये बहुत बड़ा इशू है कि ये लोग मॉब्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब आईजी जैसा बंदा एक ख़ास तनाज़ुर में ये इनकरेज करेगा कि जनाब लाइसेंसेस कोई घर में संभालने के लिए नहीं रखे हुए, आप जाएं और वो करें, तो फिर कल को कोई किसी को भी मार देगा तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये आईजी साहब अपनी नौकरी करने की बजाय लोगों को ये इनकरेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा कोई आप क्या कहें, गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार कोई बयान नहीं हो सकता। इसके बहुत खौफनाक किस्म के पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आमिर साहब, आप वाली बात है, अगर शहरी अपने दिफा के लिए ये काम करना शुरू कर देंगे, कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, तो फिर पुलिस का कोई काम नहीं बच जाता और लोग जाती दुश्मनी की बिना पर किसी को भी कत्ल कर देंगे, किसी की भी जान ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने दिफा के लिए काम कर रहे हैं। इस पर क्लासा साहब क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? इसकी जानिब तो हम बढ़ेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पीटीआई ने डोरेमोन से आखिर क्या ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है, क्या ऐसी नाराजगी शुरू हो गई है, बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स को बंद कराने के लिए आखिर क्यों मुतालबा कर दिया गया? इस पर बात करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, मैं आपके जानिब आऊंगी। एडी ख्वाजा की स्टेटमेंट पे चाह रही हूँ कि आप कहें, बताएं हमें कि इसके क्या समरात हो सकते हैं कि लाइसेंस याफ्ता जो असलहा है वो घरों में सजाने के लिए नहीं है, शहरी अपना दिफा करें। और दूसरा, मैं लाइटर नोट पे आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, जो चौधरी साहब ने आज स्टेटमेंट दी है एतजाज एहसन के हवाले से, यकीनन आपकी नजर के सामने से गुजरी होगी, चंद जुमले उस पर भी कहें। आपको याद होगा कि इससे पहले ये पंजाब में भी ये वाकयात हुए थे, पंजाब में भी इस तरह मारा गया था और उस वक्त के जो उनके पुलिस के चीफ थे उन्होंने बड़े इस पे अप्रिशिएट किया था और यही उन्होंने एग्जैक्ट अल्फाज से कि घरों में असला जो है ये आपने सजाने के लिए नहीं रखा हुआ, इसको इस्तेमाल करें। उस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इन्होंने तनकीद की थी, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। एक तो इन लोगों से सिक ऑफ देम कि एक पार्टी एक सूबा को गलत काम कर रहा हो तो ये उस पर चढ़ दौड़ते हैं, जो कि ठीक चढ़ दौड़ते हैं। जब अपना सूबे में अपने ही इनका कोई पुलिस ऑफिसर कहे तो उस वक्त बिल्कुल खामोशी है। इस पे शहरी रहमान साहबा भी चुप हैं, ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी हमारी बातें करती हैं। इस पे जनाब सईद गनी साहब बड़े रीजनेबल आदमी हम समझते हैं, वो भी खामोश हैं। चौधरी एतजाज एहसन साहब फरमाते थे रियासत होगी माँ जैसी, वो भी इस पे खामोश हैं। एक लंबी लिस्ट है। इवन फरहतुल्लाह बाबर साहब वो हर वहां ह्यूमन राइट्स की कमेटी में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो भी खामोश हैं। क्यों का ये सिंध का मामला है। इनसे ये पूछा, ये कोई बाउंटी हंटर का दौर आ गया है, हर बंदे के सर पे अपनी कीमत रख दी, 25,000 रुपए एक लाश का ले लें। तो अगर ये काम उन्होंने करना है, एक आम सिटीजन ने करना है, आपको पता है आप कितना बड़ा रिस्क आप इन शहरियों को रिस्क पे डाल रहे हैं। जब डाकुओं को यह पता होगा कि जो घर में बंदा बैठा है उसको ये लालच दी हुई एडी ख्वाजा साहब ने कि तुमने अगर इसको डाकू को मारा तो 25,000 रुपया तुम्हारा, तो डाकू आते ही सबको मारना शुरू कर देता है तो उसे कोई गोली ना मारे। अब भी बच जाते हैं बंदे, अगर रेजिस्ट नहीं करते और जिस घर में असला नहीं होता कंपैरेटिवली वहां पे जान बचने के चांसेस ज्यादा हैं। ये कई दफा हमने खबरें पढ़ी हैं कि वहां पे आर्म्ड एक डेप्यूटी हुई और उसमें उन लोगों ने रेजिस्ट किया और बेचारे आपके सिविलियन जो है मारे गए, क्योंकि सिविलियन तो ट्रेन नहीं होता लड़ने के लिए। गन घर रखने का मतलब ये नहीं है कि वो हुजूर जो है ट्रेन है। ये गन आप शौकिया कल्चर में रखी हुई है आपने। अगर आपने गन रखी हुई तो कितने लोग जाकर उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसको एसओपीज का पता है, गन इस्तेमाल करनी है, इतना इस्तेमाल का पता है, छत पे चढ़ जाएं और डस उसको हवाई फायरिंग शुरू कर दें। इससे ज्यादा किसी को गन का इस्तेमाल नहीं आता पाकिस्तान में। आप मेहरबानी फरमाएं, आप बाउंटी हंटर्स ना बनाएं। ये कराची पहले बहुत बैलेंस का शिकार हुआ है। मैंने तो एडी ख्वाजा की बड़ी तारीफें सुनी थी, बड़े बड़े लोग कहते थे बड़े समझदार आदमी हैं। ये समझदार आदमी, ये उनकी समझदारी निकली है। लोगों को उन्होंने बैठ के बाउंटी हंटर्स बना दिया कि जब शिकार पे निकलो गन हथे पकड़ो, जो बंदा आपको थोड़ा सा मशकूक लगे ये डाका मारने वाला या मार सकता है या इसके चेहरे पे लिखा है डाको गोली मार दो। तो एडी ख्वाजा साहब की मेरा ख्याल है हम इतने सिविलाइज्ड नहीं है, लिहाजा डिमांड नहीं की जा सकती। दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर इस तरह का बयान कोई शेरिफ देता, इस तरह का दरमियान पुलिस का चीफ देता,
अब तक वो हजूर डिसमिस होकर घर जा चुके होते कि जनाब आपको हमने तनख्वाह के लिए रखा है, आप तनख्वाह लेते हैं, आपके पास फोर्स है, आपको टैक्सेस से सैलरीज मिलती हैं, आपका ये काम है कि आप इन पे डेक्विटीज पे, आप इन पे रॉबरीज पे, इन पे काबू पाएं। अगर आप सिविलियंस को एनकरेज करेंगे, वायलेंस बढ़ेगा और बहुत सारे इनोसेंट लोग डाकू मारे जाएं या ना मारे जाएं। मुझे खतरा ये है कि ये जो इनोसेंट सिविलियंस हैं जो 25,000 रुपए के चक्कर में और अपनी तस्वीर अपनी टीवी पे दिखाने के चक्कर में खुदा ना खास अपनी जानों से हाथ ना धो बैठे। सही, बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, मैं आपके जानिब आऊंगी, अब कुछ बात करना चाहेंगे पीटीआई के हवाले से। आज हमने ये देखा, बड़ी खबर चलती रही और डोरेमोन कार्टून्स हैं बच्चों के पसंदीदा, उसके अगेंस्ट पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद जमा करा दी गई है। अब यानी कि ये वक्त आ गया कि पीटीआई बुनियादी काम छोड़ेगी और कार्टून्स के पीछे पड़ जाएगी। मैं इसमें क्या एक मज़ा खेज़ है कि हम यहाँ रोते रहते हैं कि पीटीआई से ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर इनसे अपोजिशन नहीं हो रही। इतने ठोस इश्यूज़ की कोई कमी है कि यहाँ पे लोड शेडिंग है, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, यहाँ क्या है, क्या कुछ है जो नहीं किया जा सकता। घूम फिर के इनको बच्चे और एक कार्टून मिल गए हैं और उसके अंदर कि जनाब ये हिंदी के अंदर है, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, किस दौर में रह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ज़ुबानें बोलने वालों की आपस में चाहे लड़ाई हो, ये प्रोफेसर करार हुसैन साहब का बड़ा कॉल है और बड़ा मैं उसको पसंद करता हूँ, ये कि ज़ुबानों से लड़ाइयाँ नहीं होती, ज़ुबान बोलने वालों की लड़ाइयाँ होती हैं। ये ज़ुबानें एक दूसरे से मिलके परवान चढ़ती हैं। तो ये कोई संस्कृत जो ज़ुबान है कोई ये बाहर से नहीं आई, ये इस इलाके की जिस खित्ते में कि हम पैदावार हैं यहाँ की ज़ुबान है। अगर कुछ अल्फाज इसमें आ जाएंगे तो ये उर्दू को एनरिच करेगी। और उर्दू भी कोई ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है कि ओरिजिनल लैंग्वेज पता नहीं होती क्या है, कि ये सारी इसको सबको पता है कि जनाब ये मुग़लों के ट्रूप्स में ये इकट्ठी जहाँ पे टर्किश भी थे, हर किस्म के आपस में कम्युनिकेशन की जो है ये ज़ुबान है और इसमें तमाम ज़ुबानों के अल्फाज हैं। तो ये कह देना कि आप जनाब ये इससे हमारे बच्चे कोई हिंदी से कुछ सीख के ख़राब हो जाएगी, ये किसी बेवकूफ़ाना सी बात है। आपकी फिल्में चल रही हैं हिंदी में, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी जो है स्टार प्लस के ड्रामे चल रहे हैं इसके अंदर, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे ही कोई जो है मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ ट्रांसलेशन जो है हिंदी में, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रही। डबिंग की रिवाज ही नहीं है कि डबिंग का कोई सिलसिला शुरू किया जाए, ना लिखने की हद तक, ना टेलीविज़न में। तो उनके यहाँ बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक लफ्ज़ होता था, कारगिल में बड़ा पॉपुलर हुआ, इनफिल्ट्रेटर, उसका तर्जुमा जो घुसपैठी उन्होंने निकाला था, वो कमाल किस्म के अल्फाज का तर्जुमा करते हैं। तो कुछ दूसरा लंबी बात हो गई, मगर मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के दौर में आप सिर्फ अपने बच्चों को समझा सकते हैं, इंटरनेट पे, टेलीफोन पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो ये बंद करना बच्चों को, उनकी इमेजिनेशन को, कभी यूट्यूब को, इससे मसाइल का हल नहीं होगा। सिर्फ आप अपनी जो तहजीब चाहते हैं या आपकी अपनी कदरें हैं मुआशरती, आप बच्चों को समझाएं अगर आप चाहते हैं खास किस्म का उनका रवैया हो। ये रोका नहीं जा सकता, इसका सिर्फ नुकसान होता है। क्लासा साहब, ये कार्टून्स के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं, ना फिल्मों पर पाबंदी हिंदी पर, ना हिंदी ड्रामों पर पाबंदी, और कार्टून्स पे आकर ये कतगन लगा दी गई कि बच्चों की तालीमी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो रही है। हमने तो यही सुना था कि कार्टून्स एंटरटेनमेंट का जरिया, बच्चों के लिए देखना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे ये पीटीआई ने अपने आप को कार्टून पार्टी बना लिया है। बहुत सारे इनकी चीजें देखें, पता नहीं ये कहाँ से क्राउड आ जाता है। मतलब अब इतना जो बात कह रहे हैं कि कल पूरा मीडिया पिटता रहा है कि डेरा गाजी खां में एक खतून बेचारी भी हॉस्पिटल की बजाय झाड़ियों में बच्चे को जन्म दिया है। पीटीआई के लिए ये मसला नहीं है कि वो इस मसले को पंजाब असेंबली में उठाएं और शहबाज शरीफ साहब की क्लास लें कि हिज एक्सीलेंसी कुछ खुदा का खौफ करें। वही ख्वाजा आसिफ वाली बातें दो चार दोहरा दें वहां पे असेंबली में खड़े होके कि लोग जो हैं आपकी रियासत में झाड़ियों में बच्चों को वो अगेन उनकी पैदाइश हो रही है, उनके लिए कार्टून का मसला बहुत जरूरी है। रीजन वही है जो हमें दे रहे हैं, हिंदी जबान में है। जनाब आप जरा समझ लें, ये जो हमारी उर्दू जबान है, आमिर ने तो सिर्फ एक जबान का हवाला दिया है, ये 5-6 जबानों का मलगूबा है। ये अरेबिक भी इसमें आती है, इसमें टर्किश भी आती है, इसमें अफगानी लफ्ज भी मिलेंगे, इसमें पर्शियन भी आती है, आपकी लोकल हिंदी भी इसमें आ गई थी। इसलिए ये जबान, इसमें ये उर्दू दुनिया की मेरा ख्याल वह चंद जबानों में से होगी खूबसूरती है जिसमें दूसरी जबानें आके एडजस्ट करती हैं। उर्दू हर जबान को एडजस्ट करती है। इसको हिंदी उर्दू का तनाजा बड़ा पुराना है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, उसको वो ना बनाए।
ये एक जबान की, जैसे आमिर ने कहा, जबानों से नफरत नहीं की जाती होती। एक बच्चा तो 6 जबानें सीख सकता है। और दूसरी बात, हमारी औकात इतनी है, अंकल सरगम के अलावा इफ्तिखार कैसर साहब है, या कैसर इफ्तिखार, मेरा ख्याल है इफ्तिखार कैसर साहब है, उन्होंने कुछ ट्रेंड सेट किया था डबिंग करने का। हमारी औकात तो ये बातें हमसे करा लें, दुनिया फतह करेंगे। औकात यह है कि अभी तक कोई हम अच्छी फिल्म डब नहीं कर सके, हम कभी बच्चों के लिए कार्टून उर्दू में डब नहीं कर सके या रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं कर सके, हम कोई ऐप इनके लिए नहीं बना सके, अगेन अपनी जबानों को प्रमोट करने के लिए जो रीजनल हैं या नेशनल लैंग्वेजेस हमारी जो भी हैं। लेकिन हर चीज का हल हमारे पास एक ही है, बैन। इनसे पूछे, जनरल जिया के दौर में तो मीडिया नहीं था, और जनरल जिया वहां डेली लोगों को वहां पे उनको छितर भी मरवाते थे, कोड़े भी मरवाते थे, फांसियां भी लगाते थे, और पीटीवी का दौर था। उन्होंने तो हदूद ऑर्डिनेंस वहां पे लेके आए थे कि औरत और मर्द इकट्ठे नजर आ जाएं, उनकी जमानत भी नहीं हो सकती थी, बेचारे 14-14 साल 20-20 साल जेल में पड़े पड़े मर जाते थे। उस वक्त तो मोरालिटी के इश्यूज जो थे, जिया ने फिर ठीक कर दी मोरालिटी की, सोसाइटी की चीजें बैन करने से मसाइल नहीं हल होते थे। जैसे आमिर ने कहा, बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, चैनल अगर ज्यादा खराब है उसको आप उसमें ऑफ ट्यून कर सकते हैं, हो जाते हैं ट्यून ऑफ ट्यून। आजकल तो आपके पास स्मार्ट टीवी हैं, आप उनको बैठ के बच्चों का उस पर लॉक कर दें, ये सारी फैसिलिटीज दुनिया भर में होती है। इवन अंग्रेजी माशरू में, यूरोपियन में भी एक पेरेंटल एक उसमें गाइडेंस का पीजी लिखा हुआ आता है कि 12 साल का बच्चा इसको देख सकता है, इसको 16 का, इसको 18 का। आप अपना काम करने को तैयार नहीं है पेरेंट्स, वो कहते हैं पेमरा एक्शन ले, वो कहते हैं पंजाब असेंबली में कानून पास करवा लो। सर, इन चीजों से नहीं होते मसले, मेहरबानी फरमाएं, इस तरीके से हर चीज से खौफजदा ना हो जाया करें कि हमारी तहजीब भी खतरे में है, हमारे बच्चे भी खतरे में हैं। एक मॉडर्न चीजें हैं, बच्चों को समझाएं, एक्सप्लेन करें। अगर नहीं हो सकती तो फिर जो बात आमिर ने की है, आप उस पर बैठ के उनको ट्यून ऑफ कर दें। और वैसे पीटीआई को इस पे मिलता है, दाद दें, बड़ी पार्टी है, मतलब एक बंदे को अफसोस ही हो सकता है कि इतने पंजाब में इश्यूज हैं, इतने मसाइल हैं, उनके पास एक ही मसला था कि कार्टून बंद करो जनाब, तहरीक पेश करो। ये पार्टी, मेरा ख्याल है, इवन मैं तो अब समझता हूं कि जमात इस्लामी भी शायद पीटीआई से बेहतर पॉलिटिक्स करती है। उनकी अप्रोच भी दुनिया के मसाइल के हवाले से वो तहरीक इंसाफ से बेहतर होगी। तहरीक इंसाफ जो क्राउड ले रही है, ये इस सोसाइटी को मजीद पीछे लेके जाएंगे अल्लाह के फजल से। इनसे जमात जो है, सिराजुल हक साहब जो है, उन्होंने बेहतर इमेज किया है जमात इस्लामी का। हम तो जमात इस्लामी की आके इल्जामात उन पे धरते थे, जमात इस्लामी मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ से बेहतर इमेज अपना इस वक्त ला रही है। ये कम से कम ये आप सही बात करें खासा साहब, अगर पीटीआई और जमात इस्लामी को सामने रखा जाए तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी बेहतरीन और बेहतर तरीके से आगे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही है। एक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि इदारों पर मुनहसर होता है, जितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाएगी उतना आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं, कल भी हमने इसकी बात की थी, मगर यहाँ पर मामला बेहद उलट है। ये मामला कितना उलट है और क्या मसले मसाइल हैं, आपको बताएंगे एक ब्रेक बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से बात करना चाहेंगे। वजारत खजाना ने इन बाबुओं पर अरबों की बरसात कर दी है। कारकर्दगी है क्या जो इतनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं? आप जब कहते हैं ना वजारत खजाना, हाँ। तो मजे की बात यह है कि ये लोग खुद ही अपने मराद बढ़ाते हैं। कि वजारत ख़जाना का तो नाम ही होता है, और हमारे नून लीग का ख़ास तौर पे एक बहुत ज़्यादा रुझान है, सभी का होता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को हर कोई खुश करना चाहता है। इन्हीं की चलती है, खुद ही अपने प्रपोज़ल बनाते हैं, खुद ही उसके ऊपर कमेटी बैठती है, खुद ही उसके ऊपर करते हैं, और हम रोते रहते हैं कि इस कल परसों भी हम जिक्र कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट ने, नून लीग ने वादा किया था कि ये 30% जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम करेंगे, और अभी 40% बढ़ चुका हुआ है। और सैलरियां बीच में से, ये जो फलसफा है, पहली बात तो ये कि पॉकेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि इस डिपार्टमेंट को जनाब और इस डिपार्टमेंट के पैसे बढ़ा दें और इसके कम कर दें, ये वैसे ही बड़ा फजूल है, उसकी जस्टिफाई करना है। और एफपीआर का तो यकीन करें, सुन के कि इनके पैसे बढ़ गए हैं, आग लग जाती है कि ये वो एफपीआर है जिस पे ये चाइनीज़ रोते हैं कि जनाब हमारी बुक्स के अंदर जो है ना, ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 11 बिलियन की हैं,
और पाकिस्तान की बुक्स में देखें तो वो 5 बिलियन की है। सही। 6 अरब रुपए का सालाना टीका लगता है और ये सारे मिलके खा जाते हैं 6 अरब रुपए, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और चाइनीज रोकते हैं कि जनाब ये सबके सामने ओवर इन्वाइसिंग हो रही है, सबको पता है, मगर कोई नहीं बोलता। ये जो कस्टम के अंदर और ये जो करप्शन है, और वो लोग डीएमजी पुलिस छोड़ के कई लोग हैं जो कस्टम के लिए नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं, ये सारे पैसे सबको पता है। और एफबीआर कि ये वो एफबीआर है जो कि हमारा और आपका खून पसीने की कमाई में से इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस मुल्क के अंदर 80% तक पहुंच गए हैं, ये रिसर्च आ गई है, विद होल्डिंग को मिला लें तो ये 80% हैं। यानी कि गरीब आदमी पे जो माचिस लेता है, सिगरेट लेता है, हर चीज़ के ऊपर उसके ऊपर टैक्सेस हैं, और अमीर आदमी पे बड़ी पावरफुल लॉबीज पे ये हाथ नहीं डालते हैं। ये ना पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट पे, ना पावरफुल एग्रीकल्चरिस्ट पे, या कोई भी जो पावरफुल लॉबी है ये करेंगे तो कॉर्पोरेट लॉबी है पीछे हट जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो उन हालात में देखते हुए ये कि एफबीआर के पढ़ने तो मेरा जैसे लोगों का खून ही खौल जाता है। और ख़ास तौर पे जब हम रोते रहते हैं कि आगे ही इन्होंने इन्हीं बाबुओं ने आगे जिस तरह अपनी कारों के नाम पे, घरों के नाम पे जो एक लूट मचाई हुई है, इनके ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इनका ठीक है दुनिया भर में लीड जो होती है, ब्यूरोक्रेटिक लीड होती है, उनको पैम्पर किया जाता है, मगर उनको किया जाता है जो परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ तो उल्टा हिसाब है कि इनको स्वयं अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के और तनख्वाहों के और कोई काम ही नहीं है। इनको तो इनके पैसे काट लेने चाहिए, बजाय प्राइवेट सेक्टर में आए ना, इनको पता चल जाए कि मेहनत की कमा के एक दफ़ा एक इम्तिहान ज़िंदगी में पास कर लेते हैं और ये समझते हैं कि सारी उम्र के लिए काम हो गया। ऐसे नहीं है जी। क्लासा साहब, हाँ, पहले मैं थोड़ी सी एक करेक्शन कर दूं। मुझे अभी मैसेज आया है, पाकिस्तान के मुमताज इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी पे बड़े अच्छे कॉलम लिखते हैं, उस उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा है कि अभी ये मैंने कहा ना कि वो अंकल सरगम ने डबिंग की थी और बहुत खूबसूरत डबिंग करते थे अंकल सरगम। उनका जो पूरा नाम है फरूक कैसर है, वो मेरे उससे स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, तो मैंने कहा इफ्तिखार कैसर, तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। उन्होंने कहा जनाब कि वो फरूक कैसर साहब हैं और क्या शानदार एक मज़ाह लिखते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और उन्होंने काम किया था बच्चों के हवाले से भी किया था, डबिंग पे और दीगर भी किए थे। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे बंदे को आप एक अलग इंस्टीट्यूशन बना के दें, फरूक कैसर जैसे लोगों को, कि जनाब आप बैठे नए बच्चों को भी ट्रेन करें, ग्रूम करें, यहाँ पे डबिंग भी करें, उसमें फिल्मों भी करें, नए कार्टून भी बनाएं, और फरूक कैसर जैसा बंदा धक्के खा रहा होगा, हमारे जैसे लोग बैठ कर तकरीरें जरूर फरमाएंगे, टीवी पे ट्विटर पे भाषण देंगे, लेकिन हम जो एसेट है हमारे फरूक कैसर जैसे लोग जो हैं क्रिएटिव हैं, उनको हम कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो खैर डॉक्टर साहब की मेहरबानी, उन्होंने करेक्शन की। दूसरा, डॉक्टर साहब का ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, फेलिंग द एफबीआर, इसी से टॉपिक से रिलेटेड ही है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो एफबीआर है, कभी इनका तरीका वारदात आप चेक करें, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स है उसके लिए इनके पास हजारों तरीके हैं उनको तंग करने के लिए। जो टैक्सेस इनको नहीं देते उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ डिटेल्स गपशप लगाएंगे, चाय पानी करेंगे, उनको सारी रियायतें भी देंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जैसे मेरे जैसे दीगर दे रहे हैं टैक्सेस, उनके लिए इनके पास बहुत सारे तरीके हैं लोगों को टीज करने के और तंग करने के। अभी जो बात आपने की 85% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, 80% नहीं है। अंदाजा करें कि 85% इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जो आपके घर का माली है, बेचारा सफाई करने वाला है, कुक है, मुलाजिम है, जितनी गरीब कोई नहीं है, कोई बेचारी मई किसी घर में काम करती है, सब के सब लोग टैक्सेस दे रहे हैं। हमारे शाही खानदान के खर्चे जो हैं, ये हमारी सी ब्यूरोक्रेसी के सब लोग दे रहे हैं। ये जो बैठी हुई क्लास है, इन्होंने कभी कोशिश की है कि हम बार बार क्यों इस पे इसरार कर, पनामा लीक्स पे कहते हैं हम तफ्तीश नहीं कर सकते, ये बता के आए हैं सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी में, बकायदा बता के आए हैं चेयरमैन एफबीआर और इनके वहां पे इनके नुमाइंदे, जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पनामा लीक से। मतलब पाकिस्तान से जितना माल को ले जा सकता है या टैक्सेस चोरी कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, वो कर जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कि वो कानून नहीं है जनाब। ये कानून, वो कहते हैं हमारे पास कानून नहीं है, 5 साल से पीछे टैक्स एसेट्स को हम उनको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, चले भी नहीं कर सकते। आप दुबई पे पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, डॉक्यूमेंट सामने दिखा दिए हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम है जो भाषण देते हैं, तो बैठ कर टीवी पे सुबह शाम हम उनको सुन के वो हमें बताते हैं कि ना मुल्क के साथ मुहब्बत वतनी क्या होती है, और खुद दुबई में जदादें ली हुई है। मतलब किसी एक को टच किया है मेरे, इन्होंने
भाई 7 बिलियन दरहम या 3.5 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों ने ली है। टैक्स का पैसा था जो जहां से चोरी हुआ है। आपको कभी लगता है कि इन लोगों ने कोई इसमें इंटरेस्ट जोहर की हो? इसाक डार से कभी इन्होंने पूछा है? नहीं पूछेंगे। कभी नवाज शरीफ साहब का इतने बड़े चीजें सामने आई है, कभी किसी ने लेटर भेजे कि हिज एक्सीलेंसी जरा एक्सप्लेन करें? ये नहीं करेंगे। बस उसमें जैसे आपने कहा ना आमिर, एक दफा सीएसएस कर ली, इसके बाद समझते हैं कि अब हम, और मुझे दुख होता है कि पढ़ी लिखी क्लास है, ये सारे पढ़े लिखे लोग अपने को करीम कहते हैं सोसाइटी के, दे हैव बैडली फेल्ड टू डिलीवर। उसमें इनके पास कोई तरीका इनके पास नहीं है कि टैक्स बेस कैसे ब्रॉड करनी है, टैक्स चोरों को कैसे पकड़ना है, मनी लॉन्ड्रिंग हमने कैसे रोकनी है, हमने किसके पीछे जाना है, नहीं जाना। ये दुबई वाला सबसे बड़ा केस है। जी आमिर साहब। जी वो बिल्कुल करार साहब की थोड़ी सी आवाज़ मेरा ख्याल कट गई है, पर लास्ट हम जो आज इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जो है आज पाकिस्तान में आए हुए हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि कल कोई आ जाए, तो क्योंकि इंडिया की बड़ी कोशिश है कि इसको बायलैटरल वो उसमें ना करे, मल्टीलैटरल करे। पर मैं एक सिर्फ ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में राजनाथ सिंह साहब ने जो है पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो है एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान कहा था, तो अभी वो आ गए हैं ना पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता। तो आई होप कि वो अपोलोजाइज़ कम से कम कर लेंगे कि ये ज़ुबान जो है ना पॉलिटिशियनों की ये नहीं होती है, उन मुल्कों के लोगों को तहज़ीब जो है थोड़ी सी सीखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब आ गए हैं तो थोड़े से शर्मिंदा होना चाहिए। अपोलोजाइज़ ज़रूर करेंगे स्टेटमेंट पे अपनी वो। लेकिन आमिर साहब उम्मीद क्या रखी जा सकती है कि वो वाकई अपोलोजाइज़ करेंगे, जैसे हम भारतीय सरकार का रवैया देखते हैं? हमारे वो मेहमान हैं, सफारती आदाब हैं, तो उसकी वजह से उससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। मगर यह है कि आजकल तो जो तनाव है और इंडिया पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मोदी साहब के आने के बाद से, कि हमारे जैसे वो लोग भी जो कि हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात रहें इंडिया पाकिस्तान के, मगर यह है कि जो ख़बरें वहाँ से इंडिया में आती हैं, और हाल ही में जो कश्मीर के अंदर जो जिस तरीके से वो छरों वाली बंदूकों से बच्चों को अंधा किया गया है, 100-150 उनकी तादाद हो गई भी है, तो वो चीज़ें देखते हुए तो पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है। पूरी वो लोग मुल्क भी जो है ना चीख पड़े हैं जो कि इंडिया के कश्मीर के स्टांस पे जो है ना हमारी साइड नहीं लेते थे। तो अभी ये तो सारी दुनिया कह रही है, तो उसमें इंडिया से और मोदी सरकार से कोई तवक्को करना है कि कोई अच्छी खबर आ सके या अमन का कोई पैगाम आ जाए, मुझे तो उसके चांस लगते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात को कहते हुए। क्लासा साहब आपकी तरफ आऊंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पर हैं, तो क्या कहेंगे आप मुख्तसर? एक तो मेरा ख्याल है उस पर तजवीज़ आई थी कि इनकी चौधरी निसार अली खान की और इनकी मुलाकात होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है शायद इनकार किया है इंडियन होम मिनिस्टर ने। आई होप आई एम करेक्ट कि उन्होंने कहा जी मैं नहीं मिलता आपके इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन मेरा ख्याल कर्सी कॉल करने में कोई हर्ज नहीं थी। अगर आपने आना ही है पाकिस्तान या पाकिस्तान से भी किसी ने वहां पे जाना है और गुस्से में ही रहना है एक दूसरे के, वही इतना बैगेज है हमारा, दोनों मुल्कों का इतना बैगेज है कि मेरे जैसे लोग जो शायद उम्मीद रखते थे कि शायद आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो चौधरी निसार वाली मीटिंग के का बैकग्राउंड ये वाला है कि इंडिया इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान आना उनके यहाँ वो बड़े ज़्यादा एग्रेसिव क्योंकि उनकी पॉलिसी चल रही है, तो उनकी मजबूरी थी क्योंकि सार का होस्ट पाकिस्तान है तो उसमें आना चाह रहा है। तो वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब हम मल्टीलैटरल उसमें सिर्फ आ रहे हैं, तो बायलैटरल कोई मीटिंग नहीं करेंगे। सो इस वजह से चौधरी सार से वो मीटिंग नहीं करना चाहते। मैंने सर एक लफ्ज इस्तेमाल किया कर्सी कॉल, मैंने कर्सी मीटिंग का कहा, मैंने कोई ऑफिशियल मीटिंग का नहीं कहा। वो उनका एजेंडा नहीं तय था या उन्होंने कोई बॉर्डर या फॉरेन ऑफिस पे इश्यूज पे बात नहीं करनी थी। डेफिनेटली एक कर्सी कॉल होती है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं आपका काउंटर पार्ट जो है उससे वैसे मिलने में, उसके साथ बैठ के चाय पानी पीने में कोई हर्ज नहीं होती। दूसरा क्योंकि दोनों मुल्कों का ऑफ कोर्स बिल्कुल हमें एक दूसरे के मुल्क में आना जाना है, गुस्से में एक दूसरे के साथ रहने से अच्छा है कि मिल बैठा जाए जब भी एक दूसरे के मुल्क में आना जाना हो। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।